साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में पीसीएस की परीक्षाएं कराई गई हैं, उनके प्रीलिम्स के प्रश्न पत्रों को हम लोग जो है एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी पीसीएस 2014 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उस जीएस के पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। इसके लिए हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन की जो पुस्तक है पीसीएस प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र नामक जो पुस्तक है, जिसमें आपके मेंस के और प्री के जो जीएस वाले प्रश्न पत्र हैं और सीसेट के उनको संकलित किया गया है, तो उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग 2014 का प्रीलिम्स का जीएस का पेपर है उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपको इस किताब का पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप जा करके डाउनलोड करके घटनाचक्र के जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर जा करके आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग 2014 के प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो इसकी जो तिथि है वो 81 ईस्वी सन। देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण जो कि 78वीं ईस्वी में होती है कि तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। अगला है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, इससे संबंधित आपके चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, अशोक भी हैं, रुद्रदामन प्रथम भी हैं, परंतु जो बिना बेगार के इसका जीर्णोद्धार कराया था वो रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध तथा कोंकण पर शासन किया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही कराई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किसको शाहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो ये उपाधि शाहीबात उज जमानी की उपाधि जो है जहां आरा को दी गई थी। किसको? जहां आरा को। ठीक है, जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। तो औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन को शाहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। तो कौन सी नदी सीमा थी? तो अलाउद्दीन खिलजी तथा मंगोलों के बीच जो सीमा का कार्य कर रही थी वो थी आपकी रावी नदी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कवक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक कफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। अगला है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, शेख निजामुद्दीन औलिया, इन्हें जो है महबूब ए इलाही की उपाधि मिली हुई थी। देखिए, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत काल में 7 से अधिक सुल्तानों का समय देखा था। प्रसिद्ध उक्ति हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा ही सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के लिए कही गई थी। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म पूर्वी ईरान तथा दक्षिणी अफगानिस्तान के मध्य स्थित सिस्तान में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निशापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। अगला है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने वर्षों में पूरी की गई थी? तो ये 7 वर्षों में पूरी की गई थी। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा 1590 से 1596 ईस्वी के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का वर्ष 7 से अधिक भी 12 या 13 वर्ष बताया गया है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो जो उलेमा थे, उलेमा को दस्तार बंदान कहा जाता था। देखिए,
सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति अर्थात उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल की बात कर रहे हैं, भारत के गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था, परंतु यहाँ पे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है, तो ये कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर जो है उस समय बंगाल का गवर्नर था। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर इसका पूरा नाम था। भारतीय सिविल सेवा के तहत अधिकारी था। इसने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बंगाल विभाजन जब 1905 में होता है, बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन जुड़े थे किससे? तो H.W. नेविसन जो है ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट ऑफ इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है, बी ऑप्शन। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को होता है, पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बी महात्मा गांधी को सही माना था। बाद में संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को ही निरस्त कर दिया था, मतलब हटा दिया था मूल्यांकन से। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो देखिए, ये जो 4 विकल्प हैं इसमें से शौकत अली जो है, शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को कंधा दिया था। शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु होती है। उसके बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। ठीक है, मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। कौन थे? मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थे, जिसके प्रथम संपादक मनसुख हीरालाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ये कथन सही है, पहले भारतीय थे। दूसरा, 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये कथन भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार या राष्ट्रगोफ्तार का आरंभ किया था। ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये कथन गलत है, क्योंकि उन्होंने कुल मिलाकर 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 3 बार कब? 1886 में, फिर 1893, फिर 1906 में किया था। ठीक है, देखिए, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 ईस्वी तक वे उदारवादी दल से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार की शुरुआत की थी 1851 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो कौन था? तो चूंकि 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनका जो आखिरी जो अधिवेशन था वो था अमृतसर अधिवेशन 1919। इसमें इन्होंने आखिरी बार पार्टिसिपेट किया था। देखिए, इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। अगला है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो यह इन्होंने जो है हिंद स्वराज में कहा था। किस में कहा था? किस पुस्तक में? तो हिंद स्वराज पुस्तक में इन्होंने यह चीज़ कही थी। देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा।
महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करना है। 4 घटनाक्रम दिए गए हैं। पहला है बाल गंगाधर तिलक का निधन। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक का निधन कब होता है? 1 अगस्त 1920 को। एक अधिनियम के रूप में रोलेट एक्ट का पास होना, तो ये फरवरी 1919 में पास होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार, ये आपका 13 अप्रैल 1919 को होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, ये आपका 26 से 30 दिसंबर 1919 को होता है। तो इसमें सबसे पहला घटनाक्रम क्या होगा? एक अधिनियम के रूप में रोलेट एक्ट का पास होना, विधेयक का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर जलियांवाला बाग नरसंहार होगा, 3 हो जाएगा। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होगा, ये आपका 4 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आपका बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे रचनाकार हैं, उनके किताबों के नाम दिए गए हैं। देखिए, एस सी बोस की पुस्तक थी इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक थी इंडिया डिवाइडेड। फ्रैंक मोरिस की पुस्तक जो है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये इनकी पुस्तक नहीं है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक जो है, इसकी लेखक थी दुर्गा दास। कौन थे? दुर्गा दास थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी? सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये कहा था मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर ने। बाल गंगाधर तिलक को सजा दिए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने प्रीवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबाक को लिखे एक पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये कहा गया था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, देखिए, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वयं स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। अगला है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है रफीक जकारिया इसके रचयिता हैं। अगला है अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो ये कथन था रामप्रसाद बिस्मिल का था। ठीक है, देखिए, पहले आयोग ने उत्तर इसका रामप्रसाद बिस्मिल माना है, बाद में जब आपका संशोधित आंसर की आई थी उसमें इस प्रश्न को हटा दिया गया था। अगला निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ये कहा था एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कॉन्सोलेशन प्राइज कहा था और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पे आप उत्तर में देख सकते हैं विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन संबंधित थे। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित थी। सरोजनी नायडू धर्सना रेड से संबंधित थी, जब नमक को लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय। ठीक है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। जो पीआईबी की वेबसाइट है उस पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए यहाँ पर हम उत्तर किसको माना गया है? बी को माना गया, गोविंद बल्लभ पंत। मतलब कुछ जगह पे मोतीलाल नेहरू भी का नाम आता है। अगला भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई कब?
तो इसको राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त होती है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो ये माना था AC बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने माना था। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो ये डॉक्टर किचलू ने, सैफुद्दीन किचलू। ये आपका जो अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उससे संबंधित रहे हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक किया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और उसके रचयिता। भगत सिंह की पुस्तक द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नहीं है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे, उन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इससे भगत सिंह संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर ए वाला पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। बंदी जीवन सत्येंद्र नाथ सन्याल की है। द ड्रीमलैंड लाला रामशरण दास की है। द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोरा की है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ये किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था 15 जून 1947 को। जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया और इसका समर्थन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, तथा सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को देख लेते हैं। दो सूचियां हैं, सुमेलित करना जनजाति और किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। बिरहोर जनजाति जो है आपकी कहाँ पे पाई जाती है? ये झारखंड में पाई जाती है, तो इसको आप 4 से मिलाइए। भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, 3 से मिला दीजिए। टोडा जनजाति तमिलनाडु में मिलती है, तो 2 से मिला दीजिए। सेंट्रलीज जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्यों? क्योंकि कारण क्या दिया गया? वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, इसलिए। तो कथन कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है और पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, यहाँ पर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात की गई है, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, एक से। तो यहाँ पे यदि प्रश्न को आप देखें, यदि हम प्रश्न में पश्चिमी घाट की नदियों की बात कर रहे हैं, तो यदि हम पूर्वी दिशा वाले की बात करेंगे तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो आपकी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। जो अरब सागर की तरफ जाती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला कथन है वो जब हम ये मान के चलते हैं कि जो नदियाँ पश्चिमी घाट से निकल के अरब सागर की तरफ जा रही हैं उनके बारे में यदि माना जाए तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसके बीच की सीमा को? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को निर्धारित करती है रेडक्लिफ। ठीक है, और उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को 38वीं समांतर रेखा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की 49वीं समांतर रेखा निर्धारण करती है। वहीं पर भारत और चीन के मध्य मैकमोहन लाइन जो है वो सीमा का निर्धारण करती है। आगे बढ़ते हैं। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या रहा है? मतलब बड़े से छोटा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। यदि वर्तमान में आंकड़ों को देखें 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार जो है आप देखेंगे तो 3 गन्ना उत्पादक जो शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य हैं
उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये क्रम याद रखिएगा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं या रखती हैं? तो ये वृक्षनुमा, कौन सा? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो जो दिल्ली है वो सबसे बड़ा संघ राज्य है। ठीक है, प्रश्न में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दिल्ली रहा है। परंतु यदि जितने संसदीय प्रदेश हैं उसमें देखेंगे तो अब चूंकि लद्दाख भी जो है संसदीय प्रदेश बन गया है, 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार लद्दाख जो है सबसे भारत का सबसे बड़ा जो संघ शासित प्रदेश है वो आपका लद्दाख है वर्तमान में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है? तो वायुदाब सबसे कम होता है कब? ग्रीष्म ऋतु में, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम हो जाएगा। धरातल पर वायुमंडलीय वायुदाब और तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है। मतलब यदि तापमान बढ़ेगा तो वायुमंडलीय वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होगा, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब में भी गिरावट होता है। ठीक है, तापमान यदि गिरेगा तो क्या होगा? वायुदाब बढ़ेगा। आगे चलते हैं। विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इस जो विकल्प दिया गया है इसमें से कोई सही नहीं, क्योंकि देखिए सबसे अधिक कहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर कनाडा है, भारत वैसे देखा जाए चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें सबसे अधिक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर रशिया है, फिर आपका इसके बाद चाइना आ जाएगा, फिर कनाडा है। एक सेकेंड, यदि यहाँ देखिए लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक जो है ट्रेन पटरियों की जो लंबाई है, रेल लाइन की लंबाई, वो आपकी अमेरिका में है। ठीक है, 1,48,533 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे चाइना आता है, 1,09,767 किलोमीटर। फिर उसके बाद आपका रशिया आता है 85,554 किलोमीटर। फिर आपका आएगा भारत चौथे नंबर पे आ जाएगा 68,103 किलोमीटर। फिर कनाडा 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए सबसे अधिक यूएसए है, फिर दूसरे पे चाइना है, फिर तीसरे पे रशिया है, चौथे पे भारत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो इन चारों में आपका उत्तर अटलांटिक जो व्यापार मार्ग है वो सबसे व्यस्तम समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। ठीक है, ये तूफान है और एक तरफ किस देश में ही आते हैं जो चक्रवात हैं आपके। तो देखिए जो आपका बिली चक्रवात है, बिली चक्रवात, ये ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, तो 2 से मिलाइए। हरिकेन जो है, हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 से मिलाइए। टाइफून जो है चाइना से, तो 4 से मिला दीजिए। बागियो जो है फिलीपींस, तो 3 से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा 2143 बी ऑप्शन। फिर से देख लीजिए, बिली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चाइना, बागियो फिलीपींस। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो ये है कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किस में? तो जापान जो है तांबा में लगभग आत्मनिर्भर है, किसमें? तांबे में। अगला है, निम्न से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान की बात हो रही है, यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया में स्टेपिज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। हरा सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा ग्रीन इंडेक्स को जो है विकसित किया गया है। निवेशकों को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता, कार्बन इफिशिएंसी का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने हेतु विश्व बैंक ने हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स नामक एक पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है और किस जिले में है उत्तर प्रदेश की, इसको सुमेलित करना, मतलब बताना है कौन सही है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उन्नाव में नहीं है, संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में नहीं है बल्कि गौतम बुद्ध नगर में है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है, ये आपका सही है, सी वाला सही है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती में नहीं है, ये ललितपुर में है। ठीक, तो फिर से देख लीजिए, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये आपका संत कबीर नगर में, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ये ललितपुर में नहीं, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है,
सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ललितपुर जिले में है। अगला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर जो है यहाँ पे कुछ क्या कह सकते हैं जीव दिए गए हैं या पशु के नाम दिए गए हैं और बताना है इनको, मतलब यहाँ पे दूसरा जो है आयुष्यन की जो कैटेगरी है बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुनहरे रंग लंगूर जो है विलुप्तप्राय हैं, मरसुली बिल्ली ये विलुप्तप्राय नहीं है, हुलाक गिबन ये भी विलुप्तप्राय नहीं है, और एशियाई जंगली कुत्ते ये भी असुरक्षित कैटेगरी में नहीं आते। मतलब इसमें जो आपका बी सी डी ये तीन के तीनों जो विकल्प हैं वो आपके सही नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो एशियाई जंगली कुत्ता है ये विलुप्तप्राय कैटेगरी में है, तो बाद में आयोग ने इस प्रश्न को ही जो है हटा दिया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच या कर्मता, अनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो कौन सा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं? व्यापक नीच कर्मता जो है या ब्रॉड नीचे किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो ए ऑप्शन। अगला है एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो इसमें कुल 4 समझौते हैं। देखिए एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना है। यह एक 300 पेज का दस्तावेज है जिसे 40 अध्यायों वाले 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर जो है आयोग ने ए माना था, मतलब 4 समझौते। बाद में आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। आगे चलते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो वो है आपका पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, भारत में पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट का भाग, पश्चिमी घाट तथा अधिकांश पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान द्वीप समूह तथा निकोबार द्वीप समूह को हॉट स्पॉट माना जाता है। तो ये 4 आपके हैं। अगला है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए कितना? लगभग 33%। जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 थी 1952, इसके अनुसार पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। मैदानी क्षेत्रों में 33%, पहाड़ी क्षेत्रों में 66%। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? तो ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से। आप ऐसे याद रखिए, मफलर कान में बांधते हैं ना, जिससे एक तो ठंडी से बचने के लिए, दूसरा कान बांधे रहेंगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इस प्रकार से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में अत्यधिक योगदान देते हैं। तो कुल याद रखिएगा, कुल मिलाकर के कि ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जो आपका समुद्र होता है यह विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि पूरे पृथ्वी का लगभग 97% भाग जो है समुद्री जल से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है कौन सा? तो जो धान के खेत होते हैं यहाँ पर आपका मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्रभूमि मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। नीरी स्थित है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के नागपुर में नीरी। इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ये नागपुर में, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ था, 1986 में। ठीक है, इस अधिनियम को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा रहा है? तो यह है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में था, अब वर्तमान में उत्तराखंड में है। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। जो नामदफा है ये अरुणाचल प्रदेश में 1983 में, दुधवा उत्तर प्रदेश में 1977 में, गुइनड्डी जो राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अगला निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? PAN, स्मॉग, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये प्राथमिक प्रदूषक है, ना कि द्वितीयक प्रदूषक, जबकि आपकी PAN, स्मॉग और ओजोन ये द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। ठीक है, देखिए प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं? वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि ओजोन, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका PAN, ओजोन और स्मॉग क्या है, ये द्वितीयक प्रदूषक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाथी के संरक्षण के लिए सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये जो है हंगुल के लिए नहीं बल्कि बाघ और हाथी के संरक्षण के लिए है। पेरियार आपका केरला में है, यहाँ पे बी वाला सुमेलित नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में हाथी के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर के लिए, ये उत्तर प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका? तो ये जो है त्वचीय कैंसर का, स्किन कैंसर का कारण हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन जो है बायोस्फीयर को बचाती है किससे? तो ये अल्ट्रावायलेट UV रेज से बचाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनने वाली गैस है O3, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। अगला है जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है? पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टस, वहित मल जो है ये आपका जैव विघटित प्रदूषक के तहत आएगा। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का होना, ये जैव विविधता कहलाएगी। अगला है 2 सूचियाँ दी गई हैं, पार्क तथा वन्य और जीव अभ्यारण्य, पार्क तथा वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राज्य। तो देखिए कौन सा इसमें सही है? दाजीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, 4 से मिला दीजिए। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव ये कहाँ पे है? राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में 1 से। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरला में है, 3 से मिला दीजिए, तो आपका 4, 2, 1, 3 हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। आगे बढ़ते हैं, अब विज्ञान के प्रश्नों को देख लेते हैं। विज्ञान के प्रश्नों को, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, होमी भाभा पुरस्कार निम्न से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये आपका नाभिकीय ऊर्जा में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। और जो होमी जहांगीर भाभा जो थे, इन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का पिता या जनक माना जाता है। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती कहाँ पे? निर्वात में। ये ठोस द्रव गैस में चल सकती है पर निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होते हैं। क्या होते हैं? सौर शेल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो इसमें देखिए चारों में ट्राई नाइट्रोटाइलून, डाई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रामीन, ये 3 के तीनों विस्फोटक पदार्थ हैं। परंतु नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये ऑपरेशन के पहले मरीज को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आपका विस्फोटक पदार्थ नहीं है। डी ऑप्शन। अगला है स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं? निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। ठीक है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब कहाँ होगी? तो कार्डियोलॉजी विभाग में। कैथ लैब आपकी कार्डियोलॉजी विभाग में होगी। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय रोग जो विभाग होता है, कार्डियोलॉजी, वहाँ पर कैथ लैब होती है। कोरोनरी धमनी रोग की पहचान एवं उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए चिकित्सक इस लैब का प्रयोग करते हैं। अगला है सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाई जाती है किसमें? छोटे बच्चों में। ये छोटे बच्चों में पाई जाती है। देखिए प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षघात या इसे इंग्लिश में सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षत के कारण होती है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चों के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है। अगला है कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेंस कहते हैं। स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो देखिए आयोग ने पहले इसका उत्तर जो है एस्ट्रोजन माना था, एस्ट्रोजन, परंतु बाद में इसे
संशोधित उत्तर कुंजी से हटा दिया था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। एस्ट्रोजन में इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि भी एंड्रोस्टेनेडियोन या पुरुष हार्मोन जो होता है का स्त्राव जारी रखती है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि रजनोवृत्त के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन के मात्रा से काफ़ी कम होती है। तो आयोग ने उत्तर एस्ट्रोजन माना था, तो परंतु प्रोजेस्टेरोन का भी आपका कह सकते हैं कि उत्पादन बंद हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है, जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह कहाँ से ली जाती है? तो वह जो है ना ही पाँव से ली गई सिरा होती है, ना ही अंगहस्त्र से ली गई धमनी होती है अग्रहस्ते, ना ही सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी होती है। तो क्या होती है ये? तो ये देखिए आपका व्याख्या पहले पढ़ते हैं। जब कोई धमनी हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्तपथ बाईपास बना देते हैं। इसी शल्य क्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं। प्राय छाती के अंदर से मेमोरी धमनी, जो मेमोरी धमनी होती है, या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनस वेन निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तीन के तीनों ऊपर के हैं ये इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल रिफरेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं किसका? तो इसमें देखिए चार के चारों विकल्पों में से कोई नहीं है, ना ही घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, कशेरुकी जोड़ों का, नितंब के जोड़ों का। क्यों नहीं सही है? तो थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं तब समझ में आएगा। देखिए हड्डियों के जोड़ में उनके सिरों पर चिकने एवं लचीले उत्तक की परत चढ़ी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करती है जिस पर हड्डियां आसानी से घूमती हैं। आयु वृद्धि या चोट आदि कारणों से कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न रहने लगती है। इस रोग को संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। गंभीर रोगियों में संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट इसका एकमात्र इलाज है। हालांकि आजकल संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन के विकल्प के तौर पर केवल जोड़ों की गठिया वाली सतह आर्थरेटिक सरफेस होती है उसको ही बदलने की सुविधा भी चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध है, जिसे जॉइंट रिस्फ्रेंसिंग या बायोलॉजिकल रिस्फ्रेंसिंग के नाम से जाना जाता है। घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार इस आधुनिक शल्य क्रिया के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से चार के चारों विकल्प यहाँ पे सही है, चारों का इलाज कर सकते हैं, तो कोई एक चुनने की जरूरत ही नहीं है। अगला है यहाँ पे दो सूचियाँ हैं विटामिन और उसमें कौन सा एलिमेंट होता है उसे सम्मिलित करना है। मतलब एक तरफ एक सूची है जिसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको दूसरे से सम्मिलित करना है। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है, 2 से मिलाइए। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, 4 से मिला दीजिए। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, 1 से मिला दीजिए। पीतल में क्या होता है? पीतल में आपका तांबा होता है, तो 3 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 2413 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो है आपका 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। तो यहाँ पे चारों में मतलब कोई विकल्प सही नहीं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवियर थे। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है कैसे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीत और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। परंतु किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त जो अन्य निर्वाचन आयुक्त 2 होते हैं, तो अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को उसके पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के
बिना नहीं हटाया जा सकता है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर ही राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको? तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? 4 चीज़ें दी गई हैं। यह भंग नहीं की जा सकती, राज्यसभा जो है आपकी भंग नहीं होती, सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष क्या भंग होती नहीं तो कार्यकाल का कोई मतलब ही नहीं है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, नहीं 30 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सही है? तो सही कौन सा है आपका? पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद में होते हैं क्या? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो 1, 2, 3 ए ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। किसके तहत? आर्थिक संबंधों की बात हो रही है, तो इसकी विवेचना अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन. गोपाल स्वामी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों लोग थे, परंतु जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसमें शामिल नहीं थे। तो पहला तीसरा अर्थात सी ऑप्शन हो जाएंगे। जो प्रारूप समिति थे इसमें कुल 7 सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इन अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य भी थे, जिसमें एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र एन. माधव राव द्वारा पदस्थापित हुए थे, और जबकि डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के बाद इनकी जगह पे टी.टी. कृष्णाचारी शामिल हुए थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग है आर्टिकल 280 के तहत, लोक सेवा आयोग है 315 के तहत आर्टिकल 315, चुनाव आयोग भी है 324 के तहत, परंतु योजना आयोग जो है ये आपका संवैधानिक संस्था नहीं रही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो कम से कम 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ेगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित न किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, आपके 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तो राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उसके अनुसार अध्यक्षता की जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो ये किया गया आपका ना ही इंदिरा साहनीवाद, ना ही शंकरी प्रसादवाद, ना ही रुदल साहकवाद। ये स्थापित किया गया था केशवानंद भारती वाद में, ठीक है। तो डी ऑप्शन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो। अगला है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि
वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो तो। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इनके क्राइटेरिया को देख लेते हैं। देखिए, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उस राज्य विशेष में हुए गत विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं राज्य की न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, या दूसरी कंडीशन क्या है, या गत लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि गत विधानसभा चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें अथवा न्यूनतम 3 सीटों में से ज़्यादा जो हो वो प्राप्त किया हो, या गत लोकसभा चुनाव में प्रत्येक 25 सदस्यों के लिए कम से कम 1 सीट अथवा राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई एक भाग प्राप्त किया हो, कोई भाग, या अगली कंडीशन, गत लोकसभा अथवा विधानसभा आम चुनाव में कुल वैध मतों का न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त किया हो। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने का सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। सबसे आखिरी में आपका आंध्र प्रदेश, नहीं आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना सबसे आखिरी में बना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आंध्र प्रदेश बनता है भाषा के आधार पर 1953 में, 1953, फिर हरियाणा 1966 में, फिर हिमाचल प्रदेश 1971 और सिक्किम 1975 में। तो आपका हो जाएगा 1 आंध्र प्रदेश, फिर आपका हरियाणा 1324 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 2 लोगों को ये जो है नॉमिनेट कर सकता था, अधिक से अधिक 2 सदस्यों को, परंतु अब ये जो प्रावधान है उसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के नाम निर्दिष्ट नॉमिनेट करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से या राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो देखिए, पीवीएन राव समिति जो है, ये पीवीएन राव मतलब पीवी नरसिम्हा राव समिति का संबंध जो है पंचायती राज संस्था से नहीं रहा है। ठीक है, पंचायती राज संस्था से नहीं रहा है, बैंकिंग संस्था से रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला सही नहीं है। एलएम सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सभी के सभी पंचायती राज संस्था से संबंधित हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है, 1957। अशोक मेहता समिति 1977 की है। GV के राव समिति 1985 और एलएम सिंघवी समिति 1986 की है। अब अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु क्या थी, तो इसका जो विकल्प होना चाहिए वो राष्ट्रों का वास्तविक धन, मानव विकास रास्ते। वैसे ये प्रश्न करंट का है, छोड़ दीजिए इसको। आगे चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित कितनी रही है? 4% रही है। ठीक है, अगला 2 सूचियाँ, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति संबंधित 1 से, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति 3 से मिलाई, मत्स्य पालन में नील क्रांति 2 से, उर्वरक में भूरी क्रांति 4 से। तो आपका क्या हो जाएगा? 1324 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ट्राइसम एक कार्यक्रम है किसका? ग्रामीण विकास का। ट्राइसम जो है कई बार प्रश्न पूछा गया। ट्राइसम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। इसका पूरा नाम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के समर्थन घटक के रूप में वर्ष 1979 में प्रारंभ की गई थी। अगला है, सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के आवश्यक निवेश का आकार क्या होगा? चूँकि देखिए पंचवर्षीय योजना आप समाप्त हो चुकी है तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसको हटा दीजिए। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में रही है? ये उत्तर प्रदेश में थी। पुराने आंकड़े हैं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों का केंद्र अभिकरण या नोडल एजेंसी है? तो यह है आपकी योजना आयोग। पहले योजना आयोग थी, अब इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया? तो नाबार्ड के अधीन किया गया। 1995-96 भारत सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ नाबार्ड के अधीन ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF की स्थापना की गई। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है किससे? आर्थिक विकास से संबंधित है। किससे? आर्थिक विकास से। विजन 2020 फॉर इंडिया भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है जो भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित था।
निर्धनता का दुष्चक्र किस अवधारणा संबंधित है, किससे? तो ये नर्क से संबंधित है। अर्थशास्त्री रैगनर नर्कशे ने वर्ष 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का विवेचन करते हुए यह मत व्यक्त किया था कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने रहते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 सूचियां हैं, योजना और किस वर्ष प्रारंभ हुई, इसे सुमेलित करना है। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जो है ये आपका कब का है? 2001 का है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 का 3 से मिलाइए। साक्षर भारत जो अभियान है ये 2009 का है, तो आप इसको 4 से मिलाइए। सर्व शिक्षा अभियान 2001 का, साक्षर भारत 2009 का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये 1987 का है, 1 से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 का है, 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3412 डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है, साक्षर भारत 2009 का है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 का है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 का है। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है स्वास्थ्य से। किससे है? स्वास्थ्य से, हेल्थ से। एबीसी सूचकांक अर्थशास्त्रियों ज्याद्रेज, रितिका खेड़ा और सुधा नारायण द्वारा विकसित एक सूचकांक है, जिसका अर्थ है शिशुओं और बालकों की उपलब्धियां सूचकांक। एबीसी अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण और स्कूल जाने के 4 संकेतकों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। ये रेल बजट का है, इसको छोड़ दीजिए, करंट अफेयर का। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? दक्षिण एशिया की बात हो रही है। भारत, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें इन चारों में जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो है आपका पाकिस्तान। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? उच्चतम लिंगानुपात आपका कहाँ मिलता है इन चारों में? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 996 है। आंध्र प्रदेश संयुक्त जब था, अब तो बढ़ गया है, 993 था। उड़ीसा में 979 और कर्नाटक में 973। ये सभी के सभी जो है राष्ट्रीय जो औसत है 943 उससे अधिक है राष्ट्रीय लिंगानुपात से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब, हरियाणा में सबसे न्यूनतम कहाँ पे है? केरल में है। केरल में कितना देखिए 10.4%, पंजाब में 11.2, हरियाणा में 13.2 और जम्मू कश्मीर 17.5। तो इस प्रकार से केरल में। अब राज्य विशेष के प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? यहाँ चूना पत्थर मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, जिप्सम मिलता है, परंतु अभ्रक नहीं मिलता है। अभ्रक जो है नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग कितना था? तो 24.5% था। अब लेटेस्ट आंकड़ा देखें यदि हम, तो वर्ष 2021-22 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में योगदान चालू एवं स्थिर मूल्यों पर, यदि चालू मूल्यों पर देखें तो 26.1 और स्थिर मूल्यों पर 21.6% रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में भी जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये 2021-22 के आंकड़ों को देखेंगे तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य जो है वर्तमान में राजस्थान हो गया है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं? तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान एवं विंध्य प्रदेश। अगला है बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ पे? तो ये आपका लखनऊ में है। लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क जानकीपुरम में स्थित है। लखनऊ की जानकीपुरम में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इन चारों में से वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर, तो गाजियाबाद में है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको? इलाहाबाद को हल्दिया से। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ठीक है, करंट अफेयर के प्रश्नों को छोड़ देते हैं, ठीक, क्योंकि ये काफ़ी पुराने करंट अफेयर हैं। एक यहाँ पे विविध का प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, आपका शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ICRI-SAT यहाँ पे लिखा है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो है ये स्थित है कहाँ पर? तो हैदराबाद में।
हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में। ये एक गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका में विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। इसका मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2014 के जीएस के प्रश्न पत्र को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।